सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड। और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। गाइज आज की जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उस वाले यूनिट की जो कंप्लीट रिवीजन करेंगे। ठीक है, उसके अंदर देखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो आपके यूनिट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं, और एमसीक्यू के थ्रू पूरे यूनिट की हम रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। इसमें सिर्फ एक यूनिट मैंने जो एक टॉपिक है उसको छोड़ रखा है जानबूझ के, वो आपका रेशियो एनालिसिस का है। उसके मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स भी डाले हैं, थ्योरेटिकल जो लेक्चर्स हैं वो भी डाले हैं, एमसीक्यू भी करवाए हैं, तो काफ़ी इजी है आपका जो रेशियो एनालिसिस का वो पार्ट है वो काफ़ी इजी भी है। और साथ में उसको जितने सारे लेक्चर बनते हैं वो भी मैंने यहाँ चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आपसे फिर भी प्रिपेयर नहीं होता है तो मुझे बता देना, उसकी भी मैं रिवीजन आपको यहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है। आज का जो कंटेंट है वो एकदम क्वालिटी कंटेंट है। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे जो रटा रटाई क्वेश्चन है, बट इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसमें हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। साथ ही काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे, साथ ही पीवी रेशियो है, बीईपी है, तो बहुत कुछ सीखने को है। आज तो थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी, वीडियो के साथ बने रहिए। और जो आपके सभी के विशेज आ रहे थे व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट्स में टीचर्स डे के, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मुझे एक प्रायोरिटी दे रहे हैं एज ए टीचर। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे आज के जो क्वेश्चंस हैं। अगर कोई क्वेरी है तो व्हाट्सअप नंबर ये रहा, इस पर आप पूछ सकते हैं। और जो पीपीटी है इसको मैं दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। चलिए, पहला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेन ऑब्जेक्टिव जो है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो क्या होता है? टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, टू नो द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, टू असर्टेन एनालाइज एंड इंटरप्रेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस, टू रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, असर्टेनमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं जो भी रिजल्ट हमारा होता है बिजनेस ऑपरेशन से। ठीक है, क्योंकि जो बिज़नेस है उसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ऑपरेशंस हैं उनको यहाँ पे करते हैं, और उसके बाद जो भी डेटा हमारे पास निकल के आता है उसको असर्टेन किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, फिर इंटरप्रेट करते हैं ताकि वो हमारे जो मैनेजमेंट है उसके लिए हेल्पफुल हो डिसीजन मेकिंग में। राइट, ऑप्शन नंबर सी सही बनेगा। द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंक्लूड, स्कोप क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? बजटिंग एंड फोरकास्टिंग है, इंटरनल ऑडिट एंड टैक्स प्लानिंग है, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग है, या ऑल ऑफ दी अबव है? तो ये इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। इसके अंदर हम सभी चीज़ें यहाँ पे करते हैं, जैसे बजटिंग एंड फोरकास्टिंग भी आपका हाई लेवल का मैनेजमेंट करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, बजट बनाया जाता है और फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग की जाती है। इंटरनल ऑडिट आप सभी को पता है कि हमारे जो मैनेजमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पे करवाते हैं, और टैक्स अकाउंटिंग का पार्ट भी हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग भी, ये दोनों हम जो है एक कंसोलिडेटेड वो बन जाती है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट, इन दोनों की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे मैनेजमेंट को जाती है, और वो यहाँ पे उसको कंसोलिडेट करके अपनी जो डिसीजन लेने की जो पावर है उसको यहाँ पे इनहेंस करते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसमें आंसर बनेगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसंट्रेट्स ऑन। यहाँ पे बोला गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस चीज़ पे कंसंट्रेट करता है? प्रिपरेशन ऑफ द पीएनएल अकाउंट, क्रिएशन ऑफ द बैलेंस शीट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग डिटेल्स टू मैक्रो इन्वायरमेंट, कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। तो जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो यहाँ पे आपका जो कंसंट्रेट करता है वो करता है आपके कंट्रोल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस पे, क्योंकि जो मैनेजमेंट का काम ही होता है वो आपका प्लानिंग करना और कंट्रोलिंग करना बेसिकली होता है, और जो ऑपरेशंस का काम होते हैं वो आपके एक तरह से लोअर लेवल पे किए जाते हैं। तो कंट्रोलिंग का पार्ट हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। इसके अंदर हम डिफरेंट जो मेथड्स हैं और हमारे जो वेज हैं उनके थ्रू कंट्रोलिंग करने की कोशिश करते हैं, और अपने जो रिपोर्ट्स हैं, जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट हमारी, कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट है, उन सबको यहाँ पे बनाया जाता है और उन सबको एनालाइज भी किया जाता है। इसका आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, कंट्रोल किया जाता है बिजनेस ऑपरेशंस को। एन अकाउंटिंग अप्रोच इन विच एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एक्सीड एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज क्लासिफाइड। यहाँ पे बोला गया है कि जब आपके अकाउंटिंग अप्रोच में, एक बेसिकली अकाउंटिंग अप्रोच है जिसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेड जो बेनिफिट है वो एक्सीड कर जाती है एक्सपेक्टेड कॉस्ट को। ठीक है, यानी कि आपके बेनिफिट ज़्यादा हो जाते हैं आपके एक्सपेक्टेड कॉस्ट से, तो इसको क्या बोलेंगे, बेनिफिट अप्रोच बोलेंगे, कॉस्ट अप्रोच बोलेंगे, कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच बोलते हैं।
ये लास्ट वन इज अकाउंटिंग अप्रोच। तो इसको बोला जाता है कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच के अंदर हमारा क्या बेसिकली रहता है कि हमारे जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स होते हैं ना, वो एक्सीड कर जाते हैं एक्सपेक्टेड कॉस्ट को, तो हमारे बेनिफिट्स जो हैं हाइयर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू कॉस्ट, राइट। और दोनों चीज़ें इसमें एक्सपेक्टेड होती हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों में जो एक्सपेक्टेड वर्ड है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो इनका जो एक तरह से हम कह सकते हैं दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, वो हमारा निकल के आता है कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एन अकाउंटिंग अप्रोच इन विच एक्सपेक्टेड बेनिफिट एक्सीड एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज क्लासिफाइड एज ए कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। ए कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज इज ए प्रोसेस बिजनेस यूज टू analyze decision. The business or analyst sums the benefit of a situation or action, then subtract the cost associated with the taking that action. यहाँ पे बोला गया है जो आपके बिजनेस के एनालिस्ट हमने रखे हुए अपने बिजनेस के अंदर, वो क्या करते हैं हमारे जितने भी हमारे क्या हैं बेनिफिट्स हैं, टोटल बेनिफिट्स को ऐड करते हैं और जो हमारे टोटल कॉस्ट होने वाली है उससे एसोसिएटेड उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो जो निकल के आता है वो हमारे पास कॉस्ट प्लस बेनिफिट, यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच यहाँ पे बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ गैदरिंग मटेरियल अंटिल डिलीवरी और प्रोडक्ट्स इज नोन है। यहाँ पे बोला गया है एक ऐसी प्रोसेस जिनके अंदर हम क्या करते हैं गुड्स के जो सर्विस है, गुड्स की जो सर्विस है उसके अंदर स्टार्ट करते हैं गैदरिंग मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल के परचेजिंग से लेके गुड्स के प्रोडक्शन से लेके गुड्स के डिलीवरी तक का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोला जाता है? फ्लो चार्ट एनालिसिस बोलते हैं, सप्लाई चेन एनालिसिस बोलेंगे, रिसोर्स चेन एनालिसिस बोलेंगे या एक्वायरिंग एनालिसिस बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी जो आपका बनेगा सप्लाई चेन एनालिसिस। इसके अंदर आप क्या करते हैं, जब भी जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है रॉ मटेरियल की परचेजिंग, ठीक है ना। उसके बाद उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसकी पैकेजिंग की जाती है, लेबलिंग की जाती है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और लास्ट में उसको डिलीवर कर दिया जाता है। तो डिलीवरी तक का परचेजिंग, रॉ मटेरियल परचेजिंग से लेकर डिलीवरी तक के जो हमारा पूरा साइकिल चलता है उसको बोलते हैं रिसोर्स चेन एनालिसिस। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, यही चीज़ इसमें लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसीजन रिगार्डिंग यूजेज ऑफ मटेरियल काइंड एंड चेंजेस इन प्लांट प्रोसेसिंग आर ए पार्ट ऑफ। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके बिजनेस में डिसीजन होते हैं कुछ आपके किससे रिलेटेड होते हैं, जैसे मटेरियल या आपके काइंड किसी अदर काइंड के, चेंजेस इन प्लांट प्रोसेसिंग, तो ये किस तरह के आपके डिसीजन होते हैं, कौन से लेवल का जो डिसीजन होते हैं वो होते हैं पास्ट मैनेजमेंट के, फ्यूचर मैनेजमेंट के, हेल्प मैनेजमेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट के। तो ये आपके होते हैं, ऑप्शन नंबर आपके पास होगा डी सही। कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर इनको लिया जाता है डिसीजन को, क्योंकि जो मटेरियल परचेज करना है आपको उसके लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार के काइंड में ऑपरेशन आपको करने हैं, जैसे आपको कोई आपको एसेट परचेज करनी है उसके लिए भी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। शांति प्लांट प्रोसेसिंग यूनिट कहीं पे आपको लगानी है कि जो नई प्लांट है उसको लगाना है, पुरानी प्लांट का जो आपका प्रोसेसिंग है उसको इन्हेंस करने के लिए खर्चा करना है। तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आएंगी, कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे इंक्लूडेड रहती हैं, राइट। ऑप्शन नंबर डी इसके इसमें सही बनेगा। इसमें आप देख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने डाली हुई है। कॉस्ट मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कंट्रोलिंग द बजट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, बजट बनाया जाता है। कॉस्ट मैनेजमेंट इज ए फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट अलाउज ए बिजनेस टू प्रेडिक्ट एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिचर्स टू हेल्प रिड्यूस द चांस ऑफ गोइंग ओवर बजट, ठीक है ना। ये कंट्रोलिंग के अंदर भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड। यहाँ पे जो एक आपका फाइनेंशियल ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस के अंदर, तो उसके लिए असाइन किया जाता है एक ऑफिसर जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो उसको यहाँ पे रेगुलेट करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बोलते हैं, चीफ मैनेजर बोलेंगे, चीफ लाइन मैनेजर या चीफ स्टाफ मैनेजर। इसको बोला जाता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही बनता है। ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज एन एग्जीक्यूटिव हु इज इन चार्ज ऑफ द मॉनिटरिंग कैश फ्लो, ठीक है ना, फाइनेंशियल प्लानिंग अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी विद एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे इसकी एक ये इंचार्ज होता है किस चीज़ का, कैश फ्लो जो मॉनिटर करने का, फाइनेंशियल प्लानिंग करने का, या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करना या ऑर्गेनाइज करना, कंट्रोल करना। तो ये सब चीज़ें हमारा कौन करता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की ये अकाउंटेबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ डिसाइडेड प्लान एंड कोऑर्डिनेशन फॉर प्लान इम्प्लीमेंटेशन इज नोन है। यहाँ पे बोला गया है जो आपके क्वांटिटेटिव नेचर के जो एक्सप्रेशन होते हैं किस चीज़ के लिए,
प्लान को डिसाइड करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है? कॉस्ट फॉर्मेट बोलेंगे, डिसाइडेड प्लान बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन प्लान बोलेंगे या बजट बोलते हैं। तो क्वांटिटेटिव वर्ड जहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये आपका बजट से रिलेटेड होता है, क्योंकि बजट के अंदर आप क्या करते हो, आप क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे बजट प्रिपेयर करते हैं और उसका काम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो डिपार्टमेंट हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन तो ये स्थापित करता ही है, साथ में प्लान डिसाइड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें किस चीज़ में कैसे कैसे अपने ऑपरेशंस को करना है। और ये एक तरह का जो है आपका एस्टिमेशन होता है, फ्यूचर के लिए जो प्रिडिक्शन हम करते हैं वो होता है, बट ये आपका प्रिडिक्शन होता है, बट ये आपका रिटर्न होता है और क्वान्टिटेटिव फॉर्म में आपका होता है, यानी कि एक्सप्रेस फॉर्म में आपका होता है। इसको आप इम्प्लाइड नहीं बोल सकते, ये आपका एक्सप्रेस फॉर्म में होता है। दैट्स वाई ऑप्शन डी इस केस में सही बनेगा, बजट। और इसमें आप देख सकते हैं बजट क्या है आपका, ये बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज ओवर ए स्पेसिफाइड फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम एंड यूजुअली कंप्लाइड एंड री इवेल्युएटेड ऑन ए पीरियोडिक बेसिस। ठीक है ना, ये अलग अलग जो पीरियड हैं उस पर इसको री एवेल्युएट किया जाता है ताकि हमें देखा जा सके कि ये जो इसकी इफ़ेक्टिवनेस है वो कितनी है, ताकि बजट को यहाँ पे इनहेंस किया करना है या बजट को डिक्रीज करना है ना। इंक्रीज और डिक्रीज की जो बात होती है वो आपका पीरियोडिक बेसिस पे जो इवैल्यूएशन किया जाएगा उसके आधार पे डिसीजन लिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस केस में सही बनेगा। फिलोसॉफी इन विच मैनेजमेंट वर्क्स टू इम्प्रूव वैल्यू चेन ऑफ प्रोडक्ट्स टू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन इज क्लासिफाइड है। यहाँ पे बोला गया है, एक फिलोसॉफी चलती है जिसके अंदर बोला गया है मैनेजमेंट वर्क्स टू इम्प्रूव वैल्यू चेन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मैनेजमेंट काम करता है किस चीज़ के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। वैल्यू चेन मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू पे काम करता है। टू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यानी कि हम कोई प्रोडक्ट की वैल्यू को इतना इंक्रीज कर देते हैं कि हमारे कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को भी एक्सीड कर जाए। तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्वालिटी बोलते हैं, मैनेजमेंट चेन बोलेंगे, कस्टमर चेन बोलेंगे, कॉस्ट चेन बोलते हैं। तो ये क्वालिटी का पार्ट होता है, क्योंकि कभी भी हम देखते हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी की हम बात करते हैं ना, जैसे हमारे ब्रांडेड कुछ चीज़ें होती हैं उनकी अगर क्वालिटी की बात की जाए तो वो हमारे क्या जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट देते हैं, हमारी सोच से कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल वो होते हैं। तो वो हमारे एक तरह से क्या है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर जाते हैं। तो ये हमारा होता है क्वालिटी का पार्ट, ऑप्शन नंबर ए। और ये एक तरह की फ़िलोसॉफी भी होती है, इसलिए यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेनेशन में मैंने दिया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्वेस्टर्स, बैंक, सप्लायर्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज आर क्लासिफाइड एज। यहाँ पे बोला गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, तो इनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, इनको क्या बोला जाता है। एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं, इंटरनल पार्टीज होती हैं, इन्वायरमेंटल पार्टीज होती हैं या ट्रांजैक्शनल पार्टीज होती हैं। तो ये आपका पार्ट होती हैं ऑप्शन नंबर ए, एक्सटर्नल पार्टीज़, जो कि आपके बिजनेस के एक्सटर्न में होती हैं। जो इंटरनल पार्टीज होती हैं वो आपका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट होता है, और जो एक्सटर्नल पार्टीज होती हैं वो आपके होते हैं इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गई या कोई और एजेंसीज होगी, वो सब आपके एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही बनता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, एन एक्सटर्नल पार्टी कैन बी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ए लीगल एंटिटी। इफ द एक्सटर्नल पार्टी इज एन इंडिविजुअल, the individual may or may not the contact for an organization. Next question है, function of plant manager in which he is responsible for new asset is investment is termed at। यहाँ पे बोला गया है जो प्लांट मैनेजर होता है आपका, बेसिकली जो प्लांट आपकी लगी हुई है उसका एक जिम्मा दिया जाता है किसी एक ऑफिसर को, उसको प्लांट मैनेजर बोलते हैं, जो उसका सुपीरियर होता है। इन विच ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू एसेट इन्वेस्टमेंट, न्यू एसेट के इन्वेस्टमेंट के लिए वो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। किस फंक्शन के अंदर उसका ये काम आएगा, जैसे आपके प्लांट मैनेजर को आपने लगा दिया तो उसके वहाँ पे किसी न्यू एसेट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो वो किस फंक्शन के अंदर आएगा, लाइन फंक्शन के अंदर, स्टाफ फंक्शन के अंदर आएगा, एसेट फंक्शन के अंदर आएगा, या आपका इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंदर आएगा। तो ये आपका आएगा किसके अंदर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका लाइन फंक्शन के अंदर। बेसिकली लाइन फंक्शन आपका होता क्या है, लाइन फंक्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो आपके अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, बेसिकली इनकी जो इनकी कार्य करने की जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो डायरेक्ट आपके अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है। ये जैसे मैनेजर्स हैं आपके डिफरेंट टाइप के जो डिपार्टमेंट है उनके जो मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली लाइन के अंदर आते हैं। और दूसरा जो स्टाफ फंक्शन होता है, स्टाफ फंक्शंस के अंदर बेसिकली इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्राइमरी नहीं होती है, ये हेल्प करते हैं आपके लाइन फंक्शन को। जो आपके लाइन मैनेजर हैं उनकी हेल्प के लिए जो स्पेशलिस्ट यहाँ पर रखे जाते हैं उनको स्टाफ फंक्शन बोला जाता है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो किसकी बनेगी, प्लांट मैनेजर की बनेगी, और प्लांट मैनेजर आपके लाइन फंक्शन के अंदर काम करते हैं। ये आपका एक्सप्लेनेशन है, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटीरियल यूज इन ए गुड्स सोल्ड इज $5,000 एंड टोटल रेवेन्यूज आर $9,000 देन थ्रो आउट कंट्रीब्यूशन वुड बी। यहाँ पे बोला गया है आपको कि कंट्रीब्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। इसके अंदर आपको दिया गया है, यहाँ पे गुड्स सोल्ड की वैल्यू दी गई है आपको, और साथ में रेवेन्यू भी आपको दिया गया। देखिए कंट्रीब्यूशन का क्या फंडा होता है, इसके अंदर मैं आपको बताऊँ। देखिए एक जो चार्ट बनता है बेसिकली, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू होता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इसको याद कर लेना, ये हायरार्की है, माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक। इससे आप हर चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या किया हमने, सेल्स की वैल्यू में से जो वेरिएबल कॉस्ट थी उसको माइनस किया, तो क्या निकल के आया, कंट्रीब्यूशन निकल के आया। कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आती है। अब इसमें से जो भी बोले निकालने को, जैसे कंट्रीब्यूशन निकालने को बोले तो हम क्या करेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। या कंट्रीब्यूशन ऐसे भी निकल सकता है, हम वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दें तो भी निकल सकता है, और साथ में आपके जो प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट को निकालना है तो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट निकल के आएगा। तो अलग अलग टर्म्स इसके अंदर आ सकती है, जिस हिसाब से जो चीज़ पूछी गई है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे आप, टोटल रेवेन्यू में से आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इन गुड्स सोल्ड आप यहाँ पे माइनस कर देंगे, जो कि 9,000 में से 5,000 माइनस हो गया, आपके पास 4,000 आता है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है कंट्रीब्यूशन। तो ऑप्शन नंबर सी इस केस में सही बनता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, टाइम ए कंपनी टेक्स अंटिल ए गुड इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर ऑर्डर प्लेसमेंट इज नोन एज। कंपनी जब क्या करती है, कोई भी ऑर्डर उसको मिला, ठीक है ना, उसके बाद गुड्स प्रोड्यूसिंग का जो टाइम होता है, जो एक्स्ट्रा टाइम लेती है, जैसे जिस समय उसको ऑर्डर मिला, जैसे आप 1 जनवरी को उसको ऑर्डर यहाँ पे मिला, तो उसी दिन यहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस थोड़ी ना कर लेगा वो, उसके लिए कुछ टाइम पीरियड लगेगा जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उस टाइम पीरियड को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इफिशियंसी बोलेंगे, कस्टमर रिस्पांस टाइम बोलेंगे, सिस्टम प्रोसेस टाइम बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है उसको कंप्लीट की जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख पाएंगे, द मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम इज द टाइम पीरियड बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर एंड द शिपमेंट ऑफ द कंप्लीट ऑर्डर टू कस्टमर। यानी कि जब भी आपने क्या किया, ऑर्डर प्लेस किया कस्टमर ने आप तक, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करोगे या लास्ट में शिपमेंट करोगे, यानी कि उसकी डिलीवरी दोगे। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है जिसके अंदर कंपनी ने टाइम लिया मैन्युफैक्चरिंग करने में और डिलीवरी देने में, तो दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए इस केस में आपका सही बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन अमाउंट ऑफ अवेलेबल कैपेसिटी अदर देन एम्प्लॉयड कैपेसिटी टू मीट कस्टमर्स डिमांड इज क्लासिफाइड है। यहाँ पे बोला गया है 2 टाइप का आपके पास क्या है, कैपेसिटी होती है। एक तो आपके पास एम्प्लॉयड कैपेसिटी होती है, दूसरा आपके पास जो होती है क्या, कौन सी कैपेसिटी होती है जिससे आपका टोटल अवेलेबल कैपेसिटी बनेगी। तो इस यहाँ से आपको ये पूछा गया है, देखिए अमाउंट ऑफ द अवेलेबल कैपेसिटी अदर देन एम्प्लॉयड कैपेसिटी। अदर देन एक तो आपका हो गया एम्प्लॉयड कैपेसिटी, उसके अदर कौन सी होती है, टू मीट कस्टमर्स डिमांड, कस्टमर की डिमांड के लिए। टारगेटेड कैपेसिटी होती है, बजटेड कैपेसिटी, रिकवर या अनयूज्ड कैपेसिटी। तो देखिए ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अनयूज्ड कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है, देखिए एक तो एम्प्लॉयड कैपेसिटी का मतलब है कि जो आपने मैन्युफैक्चरिंग करने में यहाँ पे अपनी कैपेसिटी को लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर, वो आपका एम्प्लॉयड कैपेसिटी है। अनयूज्ड कैपेसिटी का मतलब ये है कि जब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट आपने डिलीवर कर दिया, उसके बाद आपके कुछ एक्स्ट्रा रिलेशंस रहते हैं, ठीक है ना। सेल के बाद आपके पास डिफरेंट टाइप के जो आप वारंटी गारंटी देते हो, ये सब चीज़ें देते हो, तो उसके लिए भी कुछ यहाँ पे प्रोविजंस होते हैं। तो वो आपका अनयूज्ड कैपेसिटी होता है, जो आपके कस्टमर्स की डिमांड पे यहाँ पे डिपेंड करेगा आफ्टर जब वो परचेज कर लेगा उस चीज़ को। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इसमें सही बनता है, अनयूज्ड कैपेसिटी। यहाँ पे लिखा भी गया है, आप पढ़ सकते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस्ड आउटपुट इज डिवाइडेड विद द कॉस्ट ऑफ ऑल यूज्ड इनपुट टू कैलकुलेट। यहाँ पे बोला गया है जो आपका क्वांटिटी है आपकी प्रोड्यूस्ड आउटपुट की, उसको डिवाइड किया जाता है किससे, कॉस्ट ऑफ ऑल यूज्ड इनपुट। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, इंजीनियर्ड
प्रोडक्टिविटी मिलती है, टारगेटेड प्रोडक्टिविटी मिलती है, पार्शियल प्रोडक्टिविटी मिलेगी या टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मिलती है। तो ये आपका ऑप्शन इसमें जो सही बनता है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर आपको मिलता है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। इसके अंदर क्या किया जाता है, आपकी जो भी आउटपुट निकला, जो भी प्रोड्यूस किया आउटपुट, उसको डिवाइड किया जाता है कॉस्ट ऑफ ऑल यूज इनपुट, जितने भी आपने इनपुट यहाँ पे लगाए। बेसिकली जो आउटपुट आपने लिया उसका टोटल और इनपुट का टोटल, इनपुट का एवरेज से बेसिकली हम कर देंगे। इनपुट का क्या मतलब है, जैसे लेबर हो गया आपका, ठीक है, कैपिटल आपकी हो गई, तो ये इनपुट आपके पास हो गए। यहाँ पे लिखा भी गया है, आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिए, फैक्टर प्रोडक्टिविटी इज ए मेजर ऑफ द प्रोडक्टिविटी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इकोनॉमी वाइड टोटल प्रोडक्शन बाय द वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट्स, जैसे लेबर, कैपिटल, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। तो ये आपका क्या बनेगा ऑप्शन, इसके अंदर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी सही आंसर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट आर टाइप ऑफ। यहाँ पे बोला गया है, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्लांट यूटिलाइजेशन बजट होता है या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, ये किस तरह के बजट होते हैं हमारे, प्रोडक्शन बजट होते हैं, सेल्स बजट होते हैं, कॉस्ट बजट होते हैं या नन ऑफ दी अबव। तो ये आपके होते हैं एक तरह से कॉस्ट बजट आपके होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो प्लांट का यूटिलाइज किया जाता है तो उसके अंदर कॉस्ट को बियर किया जाता है, कॉस्ट को यहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी कॉस्ट यहाँ पे लगती है, तो इस केस में ये आपका कॉस्ट बजट का पार्ट बनेंगे, क्योंकि प्लांट में भी यहाँ पे बजट बनाना पड़ता है। बेसिकली कॉस्ट बजट का यूज किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग में तो कॉस्ट होती ही होती है। तो ये आपके डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्ट से, इसलिए इसकी कॉस्ट बजट के अंदर यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट आर एग्जांपल्स ऑफ। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट आपके किस तरह के नेचर के बजट हैं, शॉर्ट पीरियड के होते हैं, शॉर्ट टर्म के, करंट होते हैं, लॉन्ग टर्म बजट होते हैं या नन ऑफ दी अबव। तो ये आपके लॉन्ग टर्म के बजट होते हैं बेसिकली, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो बेसिकली आप सभी को पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आपका होता ही लॉन्ग टर्म का है, ये तो हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो रिसर्च और डेवलपमेंट की बात है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी लंबी चलती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपका 1 साल 1.5 साल में रिजल्ट आ जाए या 1 महीने 2 महीने में रिजल्ट आ जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो हमेशा चलते रहने वाली प्रोसेस है। इस केस में ये आपकी लॉन्ग टर्म की बजट होती है। और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सीधा सीधा एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे अब कोविड-19 की वैक्सीन थी, ऐसा नहीं था जैसे आपकी बीमारी फैली तुरंत आपकी वैक्सीनेशन हो गई। उसके लिए काफ़ी रिसर्च की गई, राइट, उसके काफ़ी ट्रायल यहाँ पे किए गए, उसके बाद उसको यहाँ पे उसकी इफेक्टिवनेस को देखा गया, उसके बाद उसको पास किया गया, फिर उसके बाद उसको जनरल, पहले जो सीनियर सिटीजन्स थे उनको दिया गया, फिर जनरल पब्लिक के यहाँ पे लाया गया। तो काफ़ी टाइम इसमें लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इस बजट को लॉन्ग टर्म का बजट कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस केस में सही बनता है। ए बजटिंग प्रोसेस विच डिमांड्स ईच मैनेजर टू जस्टिफाई हिज एंटायर बजट इन डिटेल फ्रॉम बिगनिंग। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके मैनेजर्स होते हैं उनको बोला जाता है कि अपने बजट को आप डिटेल में बिगनिंग से यहाँ पे एक तरह से प्रस्तुत कीजिए। उसको, उस बजट को क्या बोला जाता है, फंक्शनल बजट बोलते हैं, मास्टर बजट बोलते हैं, जीरो बेस बजटिंग बोलते हैं या नन ऑफ द अबव बोलते हैं। तो इसके केस में ये बनता है आपका जीरो बेस बजटिंग। जब भी क्या होता है ना, हमारी जो बजटिंग होती है वो स्टार्टिंग से होती है। एक तो आपका बजट बनता है कि जैसे आपने प्रीवियस ईयर का जो बजट सेट किया था, उसके बाद आप क्या करते हो, जो प्रीवियस ईयर में आपका अमाउंट बच गया उसी से आगे अपने बजट को आप प्रिपेयर करते हो। जो अमाउंट आपने क्लोजिंग स्टॉक, आपके क्लोजिंग बैलेंस आपके पास बचा था, उसको लेके आप आगे की जो प्लानिंग करते हो वो करते हैं। बट जीरो बेस बजटिंग के अंदर आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, यानी बेसिक से आप स्टार्ट करते हैं कि आपको जैसे कोई टारगेट अचीव करना है तो आप इसके स्टार्टिंग से, आप बेस से आप उसके स्टार्ट करते हैं और बजट भी आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो वो आपका जीरो बेस बजटिंग का पार्ट होता है। ये फंक्शनल बजट क्या होता है आपका, फंक्शनल बजट बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप के फंक्शन से रिलेटेड होता है। जैसे आपके सेल्स हो गया, आपके परचेजिंग हो गया, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलप HRM का पार्ट हो गया आपका। तो ये अलग अलग प्रोडक्शन का बजट हो गया, अलग अलग आपके क्या है, ये फंक्शंस हैं, इनके अकॉर्डिंग जो बजट प्रिपेयर किया जाएगा, दैट आर योर फंक्शनल बजट। और मास्टर बजट होता है जब भी हम क्या करते हैं, जितने भी बजट हमारे बने हैं, जैसे आपके फंक्शनल बजट बने हैं, तो उन बजट का जब सम अप कर देते हैं हम एक बजट के अंदर, तो वो आपका मास्टर बजट का पार्ट बनते हैं, राइट। इसके क्वेश्चन आएंगे अभी आगे। इसका जो आंसर था वो था जीरो बेस बजटिंग। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कर लें वीडियो को। डैश इज डिजाइंड आफ्टर असेसमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बजट पीरियड। यहाँ पे बोला गया है कि ये आपके डिजाइन किया जाता है आफ्टर असेसमेंट ऑफ वॉल्यूम,
ठीक है ना। जितना भी आउटपुट हो गया, ठीक, प्रोड्यूस कर लिया आउटपुट, उसके बाद असेसमेंट की जाती है और फिर ये आपका बजट प्रिपेयर होगा। तो ये कैसा बजट है? कॉस्ट बजट है, सेल्स बजट है, प्रोडक्शन बजट है, या नन ऑफ दी अबव है? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा कॉस्ट बजट। यानी कि कॉस्ट हम कब निकालेंगे? जब हमारा क्या हो गया, हमारा जो हमने आउटपुट हमने निकाल लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट को बनाने की हमारी कितनी कॉस्ट यहाँ पे निकल के आई है, या जो हमारा जो जैसे कोई फिक्स्ड डिपार्टमेंट है तो उस डिपार्टमेंट के अंदर बेसिकली कितना खर्चा यहाँ पे हमें बियर करना पड़ा, तो वो होगा हमारा किसके बाद? असेसमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट टू बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बजट पीरियड। तो वो आपका कॉस्ट बजट का पार्ट होता है, ठीक है, असेसमेंट के बाद जो बेसिकली देखा जाता है। डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बजटरी सिस्टम एंड ऑल अदर बजट्स डिपेंड ऑन इट। यहाँ पे एक ऐसा कौन सा बजट है जो आपके बजटरी सिस्टम के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है, और जो अदर टाइप के बजट होते हैं वो सब इस पर डिपेंड रहते हैं? कॉस्ट बजट पे, सेल्स बजट पे, प्रोडक्शन बजट पे, या नन ऑफ दी अबव? तो इसका सही आंसर आपका सेल्स बजट। सेल्स बजट के हिसाब से ही आपके कॉस्ट बजट को भी सेट किया जाता है और प्रोडक्शन बजट को भी, क्योंकि जितनी हमारी सेल्स होगी, जैसे हमने टारगेट कर लिया कि हमें इतनी सेल करनी है इस एरिया में, तो उसी हिसाब से आपका क्या कॉस्ट बजट का पार्ट बनेगा और उसी हिसाब से प्रोडक्शन भी की जाएगी, तो प्रोडक्शन बजट भी उसी हिसाब से बनाया जाएगा। यही बात इसमें बोली गई है कि ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है और बाकी के जो आपके बजट होते हैं वो इस पर डिपेंडेंट रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इस केस में सही बनेगा, सेल्स बजट। ऑल्सो नोन एज सब्सिडरी बजट। ये इसमें से कौन सा ऐसा बजट है जो आपका सब्सिडरी बजट होता है? मास्टर बजट है, फंक्शनल बजट है, कॉस्ट बजट होता है? तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। फंक्शनल बजट जो होते हैं आपके सब्सिडरी बजट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप अकॉर्डिंग टू योर फंक्शंस इनको प्रिपेयर करते हैं। अलग अलग फंक्शंस के अलग अलग बजट यहाँ पे बनाए जाते हैं, और बाकी जो दो बजट है उनका मैं एक्सप्लेन आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेन्स द पिक्चर ऑफ टोटल प्लान्स ड्यूरिंग द बजट पीरियड एंड इट कंप्राइजेज इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सेल, प्रॉफिट, कॉस्ट, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ये क्या है आपका? ये आपके एक तरह से पिक्चर शो करता है टोटल प्लान्स की, जो आपके बजट से रिलेटेड है, बजट पीरियड से रिलेटेड है, और ये कंप्राइज करेगा इन्फॉर्मेशन आपकी सेल्स से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड, कॉस्ट से और प्रोडक्शन से। तो ये किस तरह का आपका बजट होता है, ये टोटल प्लान्स की बात यहाँ पे की गई है। तो मास्टर बजट होता है, फंक्शनल बजट होगा, कॉस्ट बजट, या नन ऑफ दी अबव। जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो थोड़ा गौर से ध्यान से पढ़ा कीजिए, उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आंसर उसी के अंदर छिपा होता है। जैसे टोटल प्लान्स की बात कर ली तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया, मास्टर बजट का पार्ट हो गया, क्योंकि फंक्शनल बजट तो आपके फंक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है, और कॉस्ट बजट क्या होता है आपके कॉस्ट के हिसाब से होता है। और बेसिकली इसका जो आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए बनेगा, मास्टर बजट, क्योंकि ये सभी का मास्टर होता है, ठीक है ना। डैश इज स्टार्टेड एज ए बजट विच इज मेड टू चेंजेज एज पर द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड। यहाँ पे बोला गया है जैसे जैसे आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ेगी तो उस हिसाब से इस बजट को चेंज किया जाएगा। तो ऐसे बजट को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बोलेंगे, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। बोथ ए एंड बी देखते ही यहाँ पर टिक मत कर देना। जैसे बहुत सारे लोगों की जो मेंटेलिटी बनी होती है, जो स्टूडेंट्स की, उनकी ये बनी होती है कि कहीं पे बोथ ए एंड बी है तो उसको करके आ जाओ, ऑल ऑफ दी अबव है तब भी करके आ जाओ। तो ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे आंसर्स में ऐसा नन ऑफ दी अबव भी आंसर बनता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी ऑप्शन उसमें सही हैं, कभी कभी नहीं भी होता है आंसर, तो इसको ढंग से पढ़ना है। इसके अंदर आपसे क्या बोला गया है कि जो आपकी प्रोडक्शन है, जो आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग जो बजट चेंज होता है उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल बजट। क्योंकि फिक्स्ड बजट क्या होता है, हमारा स्टैटिक रहता है, फिक्स रहता है। चाहे हमारा लेवल ऑफ आउटपुट बढ़े या घटे, लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारी बढ़े या घटे, ये आपका फिक्स्ड नेचर का होता है। और ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके लिए बेसिकली बनाया जाता है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके? जैसे आपको रेंट देना है, आपको जैसे आपके किसी का बिल पे करना है किसी चीज़ का, तो वो फिक्स हैं हमारे, तो उसके लिए जो बजट प्रिपेयर किया जाएगा वो हमारे फिक्स्ड बजट होते हैं। इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक्सिबल बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी, dash may be described as a process of finding out what is being done and comparing actual result with the corresponding budget data in order to approve accomplishment। यहाँ पे बोला गया है, एक डेफिनेशन दी गई है, जॉर्ज आर टेरी ने ये डेफिनेशन दी थी। इसके अंदर बोला गया है कि कौन सा ऐसा ये पार्ट है आपका जिसके अंदर आपको डिस्क्राइब किया जाता है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज़ बीइंग डन, क्या हो गया है, क्या कर चुके हैं, और कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट, और एक्चुअल रिजल्ट के साथ उसको यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा। और
ये आपका क्या होता है, बजटरी कंट्रोल का पार्ट होता है। बजट होता है, बजटिंग होता है या नन ऑफ द अबव, तो ये होता है बजटरी कंट्रोल। क्योंकि बजटरी कंट्रोल के अंदर आप क्या करते हो, आपके पास एक आपने बेंच मार्क पहले से सेट किया होता है। बेंच मार्क का मतलब स्टैंडर्ड आपने सेट किया होता है, और उसकी जो कंपैरिजन है वो एक्चुअल के साथ में की जाती है, यानी कि एक्चुअल की जो कंपैरिजन है वो स्टैंडर्ड के साथ की जाती है। तो ये आपका बजटरी कंट्रोल का पार्ट बनता है। जैसे आपने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हमें इस बार इतने का बजट बनाना है, जैसे हमने बनाया 20,000 का बजट बनाया, छोटा एग्जांपल लेता हूँ, और जो एक्चुअल हमें खर्चा हुआ वो हमारा 12,000 का हुआ। तो ये जो आप कंपेयर करोगे वो आपका एक तरह से बजटरी कंट्रोल का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ बजटिंग डज नॉट एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ डिसेंट्रलाइज ऑफ अथॉरिटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन को समझना ज़रूरी है। सेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जहाँ पे हमारी जो अथॉरिटी होती है वो एक ही जगह पे होती है, सेंटर में होती है। जैसे आपका एक ऑफिस ये है, ठीक है ना, इस ऑफिस पे ही सारी अथॉरिटी होती है। ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं करती है, ये अपनी जो ब्रांचेज हैं वो यहाँ पे नहीं खोलती है, ये अपने डिविजन्स नहीं बनाती है। जो कंट्रोल होता है, ओवरऑल कंट्रोल इसी के पास होता है यहाँ से, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हमारा सेंट्रलाइजेशन। और जब हमारी जो अथॉरिटी होती है उनको यहाँ पे डेलीगेट कर दिया जाता है, यानी कि जो अलग अलग डिविजन्स हैं उनको बना दिया जाता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो उस केस में जो एक्टिविटी की जाती है वो डिसेंट्रलाइजेशन की एक्टिविटी होती है। यहाँ पे बोला गया है बजटिंग के अंदर क्या डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है या नहीं किया जाता है, नोट की बात यहाँ पे की गई है। तो ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर आपका डिसेंट्रलाइजेशन होता है। यहाँ पे बोला गया था नॉट एस्टेब्लिश, क्योंकि जब आप फंक्शनल बजट यहाँ पे बनाएंगे तो फंक्शनल बजट के अंदर अलग अलग डिवीजन भी आपको बनाने पड़ेंगे, जैसे सेल्स का, परचेजिंग का, R&D का, आपका HRM का है। तो ये अलग अलग है और डिसेंट्रलाइज आपको करना पड़ेगा अपने फंक्शंस को। दैट्स वाई इसमें ऑप्शन बनेगा फॉल्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फोरकास्ट एंड बजट। बजट और फोरकास्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, ये आपसे पूछा है। फोरकास्ट एंड बजट आर वन एंड सेम थिंग। क्या सेम होते हैं दोनों? बिल्कुल नहीं होते हैं। बजट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द फोरकास्ट। फोरकास्ट एंड बजट बोथ कैन बी एक्सप्रेस इन द फाइनेंशियल फॉर्म या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है बजट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द फोरकास्ट, यानी कि फोरकास्टिंग आपकी पहले की जाती है, क्योंकि फोरकास्ट करना मतलब जस्ट अनुमान लगाना। इसके अंदर आप कुछ ऐसा सिस्टमेटिक वे में नहीं कर रहे हो, आप एक तरह से अनुमान लगा रहे हो, और ये आपका हो गया फोरकास्टिंग। उसके बाद आप प्रिपेयर करोगे बजट, जो कि आपका क्वान्टिटेटिव टर्म्स में बनता है, ठीक है। तो ये आपका सही बनता है ऑप्शन नंबर बी का। और इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला था, फोरकास्ट एंड बजट बोथ कैन बी एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल फॉर्म। जबकि बजट तो आपका फाइनेंशियल फॉर्म में हो सकता है, बट फोरकास्ट को आप फाइनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछिए आपसे। बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर ए इनडेफिनिट पीरियड। Budget can be expressed in the form of physical unit. It is no way related with the management plans and policies to be pursued in future. It provides a base for measuring the success of expected result. देखिए पहला ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इनडेफिनिट पीरियड के लिए आप बनाते नहीं हो, ये डेफिनिट पीरियड के लिए बजट प्रिपेयर किया जाता है। दूसरा ऑप्शन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल यूनिट, ये ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी इस केस में सही आंसर बनेगा, क्योंकि आप इसको फिजिकल यूनिट में यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो बजट को, क्योंकि बजट फिजिकल यूनिट का क्या मतलब है कि आप मॉनेटरी टर्म्स में इसको मेजर कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इस केस में सही बनेगा। और नो रिलेटेड, ये रिलेटेड नहीं होता है, ये गलत बात है, क्योंकि मैनेजमेंट प्लान के साथ आपका बजट तो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, ठीक। तो ये आपके सक्सेस से भी डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, जैसे आपको बोला है डी इट प्रोवाइड बेस फॉर मेजरिंग द सक्सेस फॉर ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो ये भी आपका एक्यूरेट नहीं है, बी ऑप्शन सही बनेगा। इन बजटरी कंट्रोल डैश इज यूज्ड वेयर एज इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज। यहाँ पे बोला गया बजटरी कंट्रोल के अंदर क्या यूज किया जाता है, वेयर एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर क्या यूज किया जाएगा। देखिए बजटरी कंट्रोल के अंदर आपका टोटल का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, क्योंकि आप बजट प्रिपेयर करते हो टोटल चीज़ों को एक साथ लेके। चाहे आप फंक्शनल बजट बना रहे हो तो आप एक फंक्शंस को, एक डिपार्टमेंट को साथ में लेके चलोगे। चाहे आप मास्टर बजट बना रहे हो तो तब तो आपको सारे डिपार्टमेंट्स को एक साथ कंक्लूड करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, यूनिट कॉस्टिंग करते हैं, यानी कि हम अलग अलग यूनिट की यहाँ पे कॉस्ट निकालते हैं। जैसे मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या है, यूनिट कॉस्टिंग से रिलेटेड होती हैं। दैट्स वाई ऑप्शन बी इस केस में सही बनने वाला है।
टोटल कॉन्सेप्ट एंड यूनिट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म स्टैंडर्ड कॉस्ट रेफर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट की डेफिनेशन बेसिकली पूछी गई है। क्या आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है? एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द प्रीवियस पीरियड, budgeted unit cost of the product produced in the particular period, average unit cost of the product produced by the other companies, एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द करंट पीरियड। तो ये आपका ऑप्शन इसमें सही बनेगा बी वाला, क्योंकि इसके अंदर आप क्या करते हो, बजटेड यूनिट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन ए पर्टिकुलर पीरियड। बजटेड यूनिट आपको ध्यान में देखना है, बजटेड यूनिट कॉस्ट आपको, तो इसके अंदर आपका क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही बनेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड्स द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ए सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज। ये जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आपकी जो नोट की जाती है वो किसके डॉक्यूमेंट के अंदर नोट की जाएगी? बिल ऑफ मटेरियल होगा, बिल ऑफ प्रोडक्ट होगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड होगा या प्रोडक्ट एक्सपेंस कार्ड होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इस केस में सही बनता है। जो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड होता है इसके अंदर आप क्या करते हो, अपनी हर एक यूनिट की आप यहाँ पे कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड्स दैट रिक्वायर पीक इफिशिएंसी एंड डू नॉट अलाउ एनी वर्क इंटरप्रिटेशन आर नोन एज। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका स्टैंडर्ड, ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड होता है आपका जिसके अंदर आपकी जो रिक्वायर होती है पीक इफिशिएंसी होती है, यानी कि टॉप पे जो आपकी इफिशिएंसी है वो यहाँ पे होनी चाहिए, और इसमें किसी भी वर्क में किसी भी प्रकार का जो इंटरप्रिटेशन है वो यहाँ पे इंटरप्शन है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नॉर्मल स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, आइडियल स्टैंडर्ड्स होते हैं या बजटेड स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो इसके केस में आपका जो आइडियल स्टैंडर्ड्स है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप एक आप स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हो जो आइडियल होता है बेसिकली, जहाँ पे आपकी जो इफिशियंसी होती है वो पीक पे होती है, यानी कि टॉप पे आपकी इफिशियंसी होती है, और किसी भी प्रकार का जो जैसे लॉकआउट्स है या आपके इसी तरह से स्ट्राइक है, तो ये इंटरप्शंस जो भी हैं वो इसमें नहीं इंक्लूडेड होते हैं। ये आपका आइडियल होता है, बाकी जो एक्चुअल में होता है वो तो बात की बात है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आइडियल स्टैंडर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब आपको पूछा है इसमें जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। पहला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी परचेज्ड इनटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड इनटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, या सी बोला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट प्लस स्टैंडर्ड रेट। और एक्चुअल क्वांटिटी प्लस वाला तो आपका होने से रहा, दो ऑप्शन तो आप काट ही दो, तो आपका सही आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर आप क्या करते हो, आपकी एक्चुअल रेट माइनस बेसिकली आप स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट कर देते हो, और मल्टीप्लाई आप इसको करोगे किससे, एक्चुअल जो क्वांटिटी है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपसे यहाँ पे रेट का पूछा, अगर आपको क्वांटिटी का यहाँ पे पूछता तो आप क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप स्टैंडर्ड प्राइस से या स्टैंडर्ड रेट से। तो ये आपका सही आंसर बनता है। इस केस में आंसर नंबर बी आपका सही बनेगा। ए फेवरेबल डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑकर्स व्हेन, यहाँ पे बोला गया है कि आपके जब भी आप क्या करते हो, अपनी वेरिएंस आप कैलकुलेट करते हैं। वेरिएंस का क्या मतलब है, जब भी आप अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ में कंपेयर करते हैं तो आपके पास निकल के आता है वेरिएंस, जो भी डिफरेंस होता है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। तो वेरिएंस के कैलकुलेशन में दो रिजल्ट हमारे पास आते हैं, या तो फेवरेबल आता है या तो अनफेवरेबल आता है। यानी कि जब नेगेटिव में हमारे पास रिजल्ट आता है माइनस में, तो हम अनफेवरेबल रिजल्ट बोलते हैं। जब प्लस में हमारे पास रिजल्ट आता है हम उसको फेवरेबल रिजल्ट बोलते हैं। तो बात करी गई है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस की फेवरेबल होने की, तो कब आपके पास निकल के आएगा, जब आप एक्चुअल रेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज हायर देन द स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज लेस देन स्टैंडर्ड रेट, और या डी बोला है एक्चुअल रेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज लेस देन द प्रीवियस ईयर्स रेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी सही बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आपका फॉर्मूला भी दिया गया है, आप इसको देख सकते हो। इसके अंदर क्या है फॉर्मूला, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी रीजन ऑफ अनफेवरेबल डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। इसके अंदर कौन सा ऐसा रीजन नहीं है जिससे आपका अनफेवरेबल डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस हो सकता है। यानी कि जो आपका डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस है ना, वो अनफेवरेबल कौन सी कंडीशंस में नहीं होता है, कौन सा उसका रीजन नहीं है। ऑप्शंस आपके पास हैं, पहला पुअर एस्टिमेट वाइल सेटिंग डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड, एन इंक्रीज इन द लेबर रेट एंड ओवर टाइम प्रीमियम,
फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, या डी आपका है असाइनमेंट्स ऑफ ईजी टास्क टू हाईली स्किल्ड वर्कर। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ए के अंदर आप क्या कर रहे हो, पुअर एस्टिमेशन किया है। जब भी आपने सेट कर रहे हो आप डायरेक्ट लेबर स्टैंडर्ड, तो उसके अंदर भी आपको अनफेवरेबल रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इंक्रीज इन द लेबर रेट, जब आपने लेबर का रेट इंक्रीज कर दिया, ओवर टाइम का प्रीमियम यहाँ पे कर रहे हो, तो उस केस में जो एक्चुअल है आपका कम निकल के आ सकता है और वो रिजल्ट आपके पास क्या बन सकता है, यानी अनफेवरेबल है आपके पास बन सकता है। सॉरी, एक्चुअल का आपके पास ज़्यादा आ सकता है और आपका स्टैंडर्ड आपके पास कम हो सकता है। तो इस केस में आपके पास क्या बन जाएगा, अनफेवरेबल रिजल्ट बन सकता है। बट जब ब्रेकडाउन्स है, ब्रेकडाउन्स के अंदर होता क्या है कि काम यहाँ पे नहीं किया जाता है, तो एक्चुअल इसके अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और स्टैंडर्ड जो सेट किया हमने वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस केस में आपके पास ये अनफेवरेबल की कंडीशन नहीं बनाता है। और डी भी है आपका असाइनमेंट ऑफ ईजी टास्क टू हाईली स्किल्ड वर्कर, यानी कि जब भी आप हाईली स्किल्ड वर्कर्स को काम दोगे तो उस केस में उनको पेमेंट भी अच्छी देनी पड़ेगी, ज़्यादा पेमेंट भी देनी पड़ेगी और अच्छे रेट से उनको देना पड़ेगा पेमेंट। तो उस और टास्क क्या है, काफ़ी ईजी है। तो इस केस में भी आपका जो है अनफेवरेबल बनेगा डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। तो ऑप्शन इसमें बनेगा सी ऑप्शन सही। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो इज क्लासिफाइड इनटू, जो आपका AS3 है यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो डील करता है आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो आपसे पूछा है कि इसमें क्या जो एक्टिविटी हैं वो क्लासिफाई की गई हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ऑप्शंस दिए हैं आपके पास अलग अलग, सीधा मैं आंसर बता देता हूं। इसके अंदर 3 एक्टिविटी देखने को मिलती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है। कैश फ्लो के काफ़ी क्वेश्चन हैं इसमें भी। ऑप्शन नंबर डी इस केस में सही बनेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस नाम से और जाना जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कैश बेसिस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश, या बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही नामों से जाना जाता है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, कैश बेसिस पे जो अपनी चेंज है फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर उसको देखते हैं। दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश, यानी कि चेंज क्या हो रहा है, हमारे जो कैश है उसकी पोजीशन में क्या वेरिएशन हो रहे हैं, तो उसको भी हम देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। बेसिकली 2 साल के अंदर का ये बनाया जाता है, कंपैरेटिव बनाया जाता है। तो इस केस में आपका सी ऑप्शन सही बनेगा, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट आर। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव पूछे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, क्या ऑब्जेक्टिव है, एनालिसिस ऑफ द कैश पोजीशन, शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग, इवेल्युएशन ऑफ लिक्विडिटी, कंपैरिजन ऑफ द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। तो आपको सही आंसर इसमें चूज करना है। आपके पास सही आंसर बनेगा ABCD, 4 के 4 आपके सही हैं। इसके अंदर आप एनालिसिस भी करते हो अपनी कैश पोजीशन की, शॉर्ट टर्म कैश प्लानिंग भी करते हो जिसके अंदर आप कैश और कैश इक्विवेलेंट चीज़ों को लेते हैं, इवेल्यूशन ऑफ लिक्विडिटी क्योंकि लिक्विडिटी आपका डायरेक्टली कैश से रिलेटेड होता है, और कंपैरिजन ऑफ द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यानी कि जैसे आपकी बिजनेस की ऑपरेशंस चल रहे हैं, कैसे आपकी कैश से ही तो सारे ऑपरेशन चल रहे हैं ना, तो वो डायरेक्टली आपके देखें इससे ट्रैक किए जा सकते हैं, किससे, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो सारे ऑप्शन ही इसमें सही बनते हैं, ABCD बोथ ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट द आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट इज शोन एज, जो आइटम है इंटरेस्ट का वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कहाँ पे शो किया जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, फाइनेंसिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर। आपके ऑप्शंस हैं बोथ A एंड C, बोथ B एंड C या ABC। तो आपको इसमें से चूज करने हैं। तो इसके अंदर देखिए जब भी आप बात आती है इंटरेस्ट की तो ये दोनों एक्टिविटी के अंदर आता है, जैसे फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर। और यहाँ पे जैसे आपको स्पेसिफिकली नहीं कहा गया है कि ये इंटरेस्ट आपका रिसीव है या इंटरेस्ट पेड है। अगर इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है तो वो आपका पार्ट होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, अगर आपने इंटरेस्ट को पे किया है तो वो पार्ट होता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो इस केस में जब स्पेसिफाई ना किया गया हो तो दोनों ऑप्शन आपको चूज करने हैं, B एंड C। तो ऑप्शन नंबर C इस केस में सही बनता है, B एंड C बोथ आर करेक्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस बेस पे बनाया जाता है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, अक्रूवल बेसिस होता है, नेट क्रेडिट बेसिस होता है या नन ऑफ द अबव। तो ये आपका कैश बेसिस पे बनता है हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर कैश और कैश इक्विवेलेंट की ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है आपसे ये पूछा है। पहला है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर एक्सटर्नल एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज। तो आपसे इसमें पूछा है गलत ऑप्शन कौन सा है, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो D है वो गलत ऑप्शन है, यानी कि नन ऑफ द अबव, कोई भी इसमें गलत नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि
कभी कभी ऑप्शन ऐसा आता है कि उसके अंदर नन ऑफ द अबव भी होता है, यानी कि सारे ऑप्शन भी सही होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिसी, फॉर्मेशन और पॉलिसी के लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, कैश की हम बेसिकली ट्रैकिंग करते हैं, कैश के बेसिस पे ही हम अपनी जो फॉर्म पॉलिसी है उसको बनाते हैं। उसके अलावा अदर भी हेल्प ली जाती है, जो आपके जैसे बैलेंस शीट है उसकी मदद ली जाती है, बट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसकी भी यहाँ पे हेल्प ली जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजफुल फॉर एक्सटर्नल एनालिसिस, ये भी ठीक है, और ये आपके हेल्पफुल होता है एस्टिमेटिंग फ्यूचर कैश फ्लोज के लिए, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन तीनों ही आपके इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा गया है। पहला है कैश फ्लो रिवील्स ओनली द इनफ्लो ऑफ कैश, कैश फ्लो रिवील्स ओनली द आउटफ्लो ऑफ कैश फ्लो इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ द फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, सिर्फ डी ऑप्शन ही इसके अंदर सही बनेगा, बाकी के ऑप्शन आपके गलत हैं। जैसे ए वाला है आपका, इसके अंदर सिर्फ इनफ्लो ही नहीं आता, आपका आउटफ्लो भी आता है, सिर्फ आउटफ्लो ही नहीं आता, इनफ्लो भी इंक्लूडेड होता है। तीसरा है कैश फ्लो इज ए सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट नहीं होता है बल्कि सप्लीमेंट होता है, तो सी ऑप्शन आपका भी गलत हो गया। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर डी सिर्फ इसमें सही वाला ऑप्शन बचता है, ऑप्शन डी इसमें सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच पोर्टेज द चेंजेज इन द कैश पोजीशन बिटवीन, यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो कौन से चेंजेज यानी कि कितने अकाउंटिंग पीरियड्स के चेंजेज को यहाँ पे दिखाता है कैश पोजीशन के अंदर। 2 अकाउंटिंग पीरियड्स 3, 4, 5, तो ये 2 अकाउंटिंग पीरियड के यहाँ पे चेंजेस को कंसिडर करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कैश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैश फ्लो एनालिसिस इंक्लूड्स द कैश बैलेंस एंड द, यहाँ पे बोला गया है जो कैश के कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है बात, तो कैश फ्लो एनालिसिस के अंदर कैश बैलेंस के साथ क्या इंक्लूड किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोला, तो उसके अंदर कैश और कैश के अलावा क्या इंक्लूड किया जाएगा, वर्किंग कैपिटल को, बैंक बैलेंस को, कैपिटल को या फिक्स्ड एसेट को। तो बैंक बैलेंस को उसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा कैश के साथ में, क्योंकि ये आपका कैश इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि बैंक में जो बैलेंस है वो भी आपका एक लिक्विडिटी के फॉर्म में है और कैश के फॉर्म में वो होता है। तो आपका ऑप्शन इसके केस में बी बनेगा, वर्किंग कैपिटल नहीं होता है, कैपिटल भी नहीं होता, फिक्स्ड एसेट भी आपका फिक्स्ड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट इश्यू ऑफ शेयर, अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर शेयर्स को इश्यू करते हो तो ये कौन सी एक्टिविटी का आपका पार्ट है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या नन ऑफ दी अबव। तो ये आपका होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इश्यू जब करता है शेयर्स को, क्योंकि जब हमें कैश की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, अपने फंड की जरूरत, जब हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने जो फंड है उसको जनरेट करते हैं। जैसे आप शेयर्स को इश्यू कर लेते हैं, डिवेंचर्स को इश्यू कर लेते हैं, इसके अलावा आपके जो हैं लोन्स हम ले लेते हैं, बोरोविंग्स हम ले लेते हैं, तो ये सारा पार्ट आपका होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब आप सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट की आप सेल कर रहे हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर उसको कौन सी एक्टिविटी के अंदर रखा जाएगा, फाइनेंसिंग के अंदर रखा जाएगा, ऑपरेटिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर या नन ऑफ दी अबव। तो ये आता है आपका सी ऑप्शन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि जब आप फिक्स्ड एसेट में यहाँ पे उनकी सेल कर रहे हो तो वो आपका इन्वेस्टिंग के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर सी। कैश फ्लो एग्जाम्पल फ्रॉम ए फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल आपकी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। पेमेंट ऑफ डिविडेंड है, रिसीट और डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट है, कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स है, परचेज ऑफ द फिक्स्ड एसेट है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही है। जब आप पेमेंट करते हो डिविडेंड्स का तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, इंटरेस्ट का पेमेंट भी करोगे तो भी आपका ये क्या आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट आएगा। ऑन दी अदर हैंड मैंने बताया जब आपको डिविडेंड मिलेगा, रिसीव करेंगे तो वो आपका क्या होगा, इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, और जब इंटरेस्ट मिलेगा तो भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। तो इस केस में ऑप्शन नंबर ए सही बनेगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रिपरेशन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब यहाँ पे पूछा है क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी होता है या रिकमेंडेटरी होता है, रिक्वायर्ड होता है अंडर द कंपनी एक्ट या नन ऑफ दी अबव। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका बनाना मैंडेटरी होता है, लेकिन कुछ जो सिनेरियो है उसमें छोड़ के, जैसे आपके
वन पर्सन कंपनी OPC होता है, इसके अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी नहीं है। दूसरा आपका कोई स्मॉल कंपनी है तो उसको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं होता है। बाकी सारी कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके साथ में प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है। ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको नेट प्रॉफिट दिया है 50,000 का। आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल 10,000 एंड द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपसे पूछा है। तो देखिए इसके अंदर क्या करते हैं, हम अलग अलग एक्टिविटी निकालते हैं, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं तो उसके अंदर हम नेट प्रॉफिट लेते हैं और उसमें हम नॉन कैश आइटम को प्लस कर देते हैं, जो भी हमारे डेप्रिसिएशन है, गुडविल है, इसके अलावा आपका प्रपोज डिविडेंड होता है, इसके अलावा आपका प्रोविजंस होते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड। तो जितने भी सारी चीज़ें हम नॉन कैश आइटम होती हैं, यानी कि जो आपके करंट ईयर की कैश से रिलेटेड नहीं होती हैं, उनको हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो ये आपका इसमें 50,000 आपका क्या है, प्रॉफिट है, और 10,000 जो गुडविल रिटर्न ऑफ किया आपने वो आपकी नॉन कैश आइटम है गुडविल। तो आपका 60,000 का जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही बनता है, 60,000 की अमाउंट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ नेट प्रॉफिट इज ₹35,000 आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल ₹6,000 एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹1,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपसे पूछा गया है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो आपकी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसके अंदर पहले तो हम क्या करेंगे, 35,000 हमारे पास है, उसमें 6,000 तो हम प्लस कर देंगे क्योंकि ये आपका गुडविल है, गुडविल नॉन कैश आइटम होती है। और उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 1,000 है, यानी कि जो लॉस होता है वो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी उसमें ऑलरेडी हमने लॉस माइनस करके अपनी एसेट की वैल्यू को दिखाया है, इसलिए यहाँ पे हम लॉस को माइनस नहीं करेंगे बल्कि इसको भी हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा। जो लॉस है उसको प्लस करेंगे और जो प्रॉफिट है उसको माइनस हमें करना पड़ेगा नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए। तो इस केस में जो आंसर आपका बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर बी, 42,000 की अमाउंट आपके पास निकल के आएगी। आपने किया गया नेट प्रॉफिट 35,000 था, गुडविल आपका क्या है नॉन कैश आइटम है, और 1,000 का जो है वो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है। और इसको बेसिकली हम किस में देखेंगे, इन्वेस्टिंग के अंदर हमने इस अमाउंट को एडजस्ट कर लिया, ऐसा हम मान के चलते हैं, इसलिए ये दो बार यहाँ पे ना आ जाए, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। तो नेट अमाउंट 42,000 की आपके पास निकल के आएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल डिक्रीज ड्यू टू। यहाँ पे बोला गया है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी घट जाएगी, किसकी वजह से, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, नीदर ऑफ टू या बोथ। ये इस केस में आपका जो डी ऑप्शन है वो सही बनेगा। दोनों के केस में आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी, जब आपकी करंट एसेट बेसिकली इंक्रीज करती है, जो आपकी उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपकी क्या है जो डिक्रीज है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ ही डिक्रीज करेगी करंट लाइबिलिटी, तो भी आपकी यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है, इसका जो फंडा होता है, इसका जो लॉजिक है प्लस या माइनस करने का, वो ये है कि जब भी इंक्रीज इन करंट एसेट्स होता है तो करंट एसेट्स को हम बेसिकली यहाँ पे स्टॉक मान के चल सकते हैं स्टॉक के अंदर। तो जब भी इंक्रीज होगा स्टॉक में, इसका मतलब होता है कि हमने परचेजिंग करी है, तो हमारे से क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ कैश का, हमने आउटफ्लो किया, यानी कि हमारे पास से कैश गया, हमने यहाँ पे परचेजिंग करी, तो उस केस में हमारी क्या है, स्टॉक यहाँ पे बढ़ गए हैं। स्टॉक बढ़ने का मतलब हो गया कि हमारे पास कैश की कमी हो गई है, और उस केस में आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी, और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी भी आपका क्या है इस केस में बनेगा, क्योंकि इंक्रीज अगर आपकी होगी करंट लाइबिलिटी मतलब आपके पास फंड जनरेट हो रहे हैं, यानी कि आपके पास फंड आ रहा है, जैसे आपने बोरोविंग करी तो वो आपकी लाइबिलिटी है, उस केस में आपके पास क्या है, फंड जनरेट होता है, यानी कि कैश फ्लो आपके पास इनफ्लो होता है आपके पास, तो उस केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी इंक्रीज होती है। बट यहाँ पे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी मतलब हमने करंट लाइबिलिटी का पेमेंट कर दिया होगा, इसीलिए हमारे पास डिक्रीज होगी करंट लाइबिलिटी। अगर हमने पेमेंट किया तो हमारे पास से कैश यहाँ पे चला गया, यानी कि आउटफ्लो हो गया, उस केस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन इसमें बनेगा डी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स स्टैंड्स ट्रू वाइल प्रिपरेशन ऑफ द शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जब भी हम क्या करते हैं, शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाते हैं, तो उसके शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाएंगे, तो उसके केस में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू होगा, following stands true while preparation of the an increase in the current asset increase working capital, increase in the current asset decrease working capital, increase in the current asset liability increase in the current liability decrease working capital, या
इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है ये पूछा है। तो सबसे पहले इसमें कैसे निकालेंगे, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होता है। इसके केस में जब हम क्या, हमें बोला है इंक्रीज कर देते हैं हम करंट लायबिलिटी को। अगर हम मान के चलते हैं इसमें 10 हमारे पास वर्किंग कैपिटल है, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 15 क्या होगी, करंट एसेट्स होगी, और 5 मान लेते हैं हमारे पास करंट लायबिलिटी है। इस केस में ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो अब आपसे पूछा है इंक्रीज करोगे आप करंट एसेट्स को, तो आपके देखते हैं हम कि हमारे जो वर्किंग कैपिटल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हमने इसको 15 से 17 कर देते हैं और हमारे पास करंट लायबिलिटी उतनी ही रहेगी, और तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी आ गई, अब यहाँ पे 12 हो गई। यानी कि जब हमने करंट एसेट्स को इंक्रीज किया तो वर्किंग कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो गई है। तो इसका क्या कंक्लूजन निकलता है कि करंट एसेट्स जब इंक्रीज कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल ऑल्सो इंक्रीजेज। तो ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही बनता है। दूसरे केस में हम क्या करते हैं, हमने किया था 10 इक्वल टू 15 माइनस 5 किया था। अब हम क्या करते हैं, करंट एसेट को यहाँ पे डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। ये हमने किया 10, इसको बना देते हैं, ये 5 ऑलरेडी यहाँ पर रहने वाला है। तो इस केस में आप देखिए 5 आपके पास हो गया। यानी कि जब हम करंट एसेट्स को डिक्रीज कर रहे हैं तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल है वो भी डिक्रीज हो रही है। जब हम इंक्रीज कर रहे हैं करंट एसेट्स को तो वर्किंग कैपिटल भी आपकी इंक्रीज हो रही है। इस केस में आपका जो आंसर बनता है वो बनेगा आपका ए ऑप्शन। ए एंड सी दो स्टेटमेंट आपके सही बनेंगे, ए और सी, क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं करंट एसेट्स में तो इंक्रीज होगा वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी में इंक्रीज करेंगे और डिक्रीज होगा आपका वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इसको रटना नहीं है क्योंकि सभी लोग इसको रटाते हैं, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दिया कैसे ये कॉन्सेप्ट काम करता है, ताकि आप इसको एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप प्रैक्टिकली 2 सेकंड के अंदर इसको वैल्यू को पुट करके भी निकाल सकते हो, अगर आपको इसका रटा हुआ आंसर याद ना भी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, फंड फ्लो स्टेटमेंट को किस नाम से और जाना जाता है, स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्लो बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स बोलते हैं, या इसके सही, तो ये आपके सारे ही सही हैं। स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो तो बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बेसिकली देखते हैं, और आपके सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स भी आपको इसको बोला जाता है। सभी ऑप्शन इसके सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ फंड्स, यहाँ पे बोला गया है इसमें से कौन से आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं। इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, कन्वर्जन ऑफ द डिवेंचर इनटू शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ द लोन्स इनटू शेयर्स। देखिए यहाँ पे सोर्सेज का क्या मतलब होता है, एक आपका क्या है, जब आपका इनफ्लो हो रहा है कैश का तो आपका सोर्सेज ऑफ फंड वो बनता है। अब फर्स्ट में देखिए बोनस शेयर से क्या किसी प्रकार का सोर्सेज आपका इनफ्लो हो रहा है कैश का, नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो बोनस शेयर तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए है ना। दूसरा आपका इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट के अगेंस्ट आपके शेयर्स इशू कर दिए तो कोई भी यहाँ पे फ्लो नहीं हुआ फंड का, इस केस में आपका ये भी यहाँ पे गलत हो जाता है। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर, तो इसमें भी किसी कन्वर्ज कर दिया, जितने के आपके डिवेंचर थे उनको कन्वर्ज कर दिया अपने शेयर्स में, तो इसमें भी किसी प्रकार का कोई आपका इनफ्लो का केस नहीं बनता है, और लास्ट वाला भी आपका इनफ्लो का केस नहीं बनता। तो नन ऑफ द अबव आपका इसमें सही आंसर बनेगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। देखिए नेट प्रॉफिट में जब आप नॉन कैश एक्सपेंसेस को प्लस कर देते हैं तो आपके पास क्या निकल के आता है, ये मैं ऑलरेडी आपको दिखा भी चुका हूँ करवा के, कि आपका ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकल के आता है। ऑप्शन नंबर सी इस केस में सही बनता है। अब आया न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जून 2016 ए कंपनी रिपोर्टेड करंट ईयर प्रॉफिट ₹70,000 आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हैं, ये आपका प्रॉफिट दिया गया है। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 9,000 है, प्रीमियम ऑन डिवेंचर रिडम्पशन 1,500 है, टैक्स प्रोविजन है 22,000 के, डिविडेंड इनकम है आपकी 4,000 की, प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट है आपके 2,500। आपसे पूछा है कि फंड फ्रॉम ऑपरेशंस आपका क्या निकल के आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको किया हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले आप प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, 70,000 का प्रॉफिट है। उसके बाद जो 9,000 की अमाउंट आपको दी गई है वो है लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। मैंने आपको बताया था कि पहले जो लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है उसको प्लस करेंगे, क्योंकि लॉस को हम ऑलरेडी जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है उसके अंदर कंसिडर कर दिया जाता है, इसको हम ऐसे मान के चलते हैं। तो 9,000 जो आपका लॉस हुआ है हम इसको माइनस ना करके इसको प्लस वापस करते हैं, ताकि इसका डबल इफेक्ट ना आए। तो 9,000 आपका प्लस हो गया। उसके बाद 1,500 आपका निकल के आता है प्रीमियम ऑन डिवेंचर और रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। तो ये भी आपका नॉन कैश आइटम होता है, जो आपका प्रीमियम ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन का अमाउंट होता है।
1500 भी आपका प्लस हो जाएगा, और टैक्स प्रोविजंस भी ये 22,000 भी आपके प्लस हो जाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, टैक्स प्रोविज़न का क्या मतलब है कि ये आपका करंट ईयर का टैक्स नहीं है, प्रोविज़न बनाते हैं हम फ्यूचर के लिए। तो ये अभी के लिए, अभी जो ईयर है उसके लिए ये क्या है, नॉन कैश का पार्ट है। और डिविडेंड इनकम आपका जो है 4,000 रुपीज़ का, हम इसको माइनस करेंगे क्योंकि ये आपकी क्या है, डिविडेंड इनकम है, ये ऑलरेडी चार्ज की जा चुकी है, ठीक है ना। डिविडेंड इनकम ऑलरेडी चार्ज की जा चुकी है किसके अंदर, ये आपकी इन्वेस्टिंग के अंदर चार्ज की जा चुकी है। और प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट भी, आपका प्रॉफिट भी इसमें माइनस किया जाएगा 2,500 का, क्योंकि लॉस को हम प्लस करते हैं और प्रॉफिट को माइनस करते हैं। क्योंकि प्रॉफिट भी हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो एसेट की से प्रॉफिट हुआ ना हमें, वो हम इन्वेस्टिंग के अंदर कर चुके हैं, हम ये मान के चलते हैं। क्योंकि लॉस को हमने पहले से यहाँ पे कंसिडर कर लिया, तो प्रॉफिट भी हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं। तो नेट अमाउंट आपके पास जो निकल के आती है वो आती है आपकी ₹96,000 की। ये आता है आपका फंड, जो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस की अमाउंट, ठीक है। तो इस केस में जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही बनेगा। आई होप ये क्लियर है, क्योंकि ये फंडा आपको समझना जरूरी है कि लॉस को हमने क्यों प्लस किया यहाँ पे, और आपका जो यहाँ पे प्रॉफिट था उसको क्यों माइनस किया, ठीक है। और नॉन केस आइटम का यहाँ पे फंडा क्लियर कीजिए, उसको यहाँ पे प्लस किया जाता है। क्योंकि ये करंट ईयर से हमारे रिलेटिव नहीं होते हैं, इसलिए हम इनको एक्सक्लूड कर देते हैं। क्योंकि हम, आप देखिए, हम कैश फ्लो और फंड फ्लो के अंदर हम बेसिकली क्या देते हैं, कैश फ्लो के अंदर तो जनरल कैश की ट्रांजेक्शन देखते हैं, एक जो अकाउंटिंग ईयर होता है बेसिकली, तो फालतू की जो ट्रांजेक्शन है उनको हटा देते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज कंप्यूटेड। अब मार्जिनल कॉस्ट को कैसे कंप्यूट किया जाएगा, प्राइम कॉस्ट प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड होता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस ऑल वेरिएबल ओवरहेड होता है, टोटल कॉस्ट में से ऑल फिक्स्ड ओवरहेड माइनस करते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर ए इस केस में सही बनता है। जब आप क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट में आप प्लस करते हो वेरिएबल ओवरहेड्स को, तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट निकल के आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला कैन नॉट बी यूज फॉर कैलकुलेटिंग पीवी रेशियो। ये पीवी रेशियो का फुल फॉर्म आपका होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है ना। ये आपके फॉर्मूलेज दिए गए हैं, इसके अंदर आपसे पूछा गया कि कौन सा फॉर्मूला आपका नहीं होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का, तो वो सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स वैल्यू जो होता है, ये इसका फॉर्मूला नहीं है। बाकी के इसके सारे फॉर्मूले हैं, सेल्स वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स वैल्यू, ये आपका पीवी रेशियो है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स वैल्यू, और चेंज इन प्रॉफिट बट चेंज इन सेल्स भी आपका यहाँ पे पीवी रेशियो का फॉर्मूला है। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल है, फॉर ए गिवन प्रोडक्ट द सेल्स ऑफ द कंपनी एट द रेट ऑफ ₹200 पर यूनिट ₹20 lakhs, ठीक है ना। ये आपका हो गया 20 lakhs आपकी सेल्स हो गई, और वेरिएबल कॉस्ट दी है आपको 12 lakhs की, यहाँ से दिया गया है, एंड फिक्स्ड कॉस्ट आपको दी है 6 lakhs की। द कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री 15,000 यूनिट, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एट ब्रेक इवन पॉइंट आपको पूछा है, ठीक है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन इस तरह से करनी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है। इसके अंदर पीवी रेशियो निकालना भी आप सीखेंगे, बीपी निकालना भी सीखेंगे, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बीपी निकालना भी सीखेंगे। देखिए, पीवी रेशियो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा C/S × 100, यानी कि C फॉर कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, ये आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है। और दूसरा आपका बीपी यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमें ना ही प्रॉफिट होता है ना ही हमें लॉस होता है, उस केस को बोलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है ना। ब्रेक इवन पॉइंट का होता है फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते हैं हम पीवी रेशियो से, तो हमारे पास बीपी निकल के आता है। और बीपी दो कंडीशंस में आता है, यानी कि एक आपका वैल्यू में भी निकाल सकते हैं हम, यूनिट में भी निकाल सकते हैं। बेसिकली वैल्यू में निकाल दिया तो यूनिट में तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, टोटल जितने यूनिट बने उससे डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट की यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया था, आपको दिया है यहाँ पे सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा पीवी रेशियो। पीवी रेशियो के लिए हमें चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन, और मैं पहले ही बता चुका हूँ S माइनस VC इक्वल टू आता है कंट्रीब्यूशन। तो सेल्स की वैल्यू आपको दे रखी है 20 lakhs की, और वेरिएबल कॉस्ट आपको दिए हैं 12 लाख के, तो 8 लाख का आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, C/S इंटू 100। तो सेल्स आपका कंट्रीब्यूशन 8 lakhs का है, नीचे सेल्स की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 20 lakhs की, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो 40% आपका क्या निकल के आएगा, पीवी रेशियो निकल के आता है।
अब बीईपी निकाल लेते हैं इसके। बीईपी का फॉर्मूला सीधा सा होता है, फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते हैं हम पीबी रेशियो से। तो इस केस में फिक्स्ड कॉस्ट आपको दी है 6 लाख रुपए, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और इसको डिवाइड करते हैं 40% से। बेसिकली जो 40/100 हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो 15 लाख की जो अमाउंट है वो आपकी बीईपी इन वैल्यू निकल के आती है। अब इसको यूनिट में हम निकाल सकते हैं कैसे। 15 लाख की वैल्यू जो है उसमें से 200 यूनिट बने यहाँ पे, तो 7,500 रुपये एक यूनिट को बनाने का खर्चा आया। तो ये आपका पर यूनिट की कॉस्ट आ गई है। अब जो फॉर्मूला होता है आपका लास्ट में, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ब्रेक इवन पॉइंट होता है, उसके अंदर पर यूनिट की कॉस्ट ऊपर आ जाती है, नीचे आती है आपकी जो 15,000 यूनिट जो आपके टोटल बने हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला ना, ये फैक्ट्री 15,000, द कैपेसिटी ऑफ द फैक्ट्री 15,000 यूनिट, यानी कि 15,000 की कैपेसिटी फैक्ट्री की है, तो कैपेसिटी टोटल नीचे आती है, पर यूनिट कॉस्ट ऊपर आ जाएगी, और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 50% आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। पहली चीज़ तो आपको पीबी रेशियो सही से कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला C/S/100 होता है, इसको याद कर लेना है। इससे आप क्या कर पाएंगे, सेल्स की वैल्यू निकालनी वो भी निकाल पाएंगे, कंट्रीब्यूशन निकालना वो भी निकाल पाएंगे, पीबी रेशियो निकालने को वो भी निकाल पाएंगे। और बीईपी आपको दिया गया है, तो बीईपी आप कैसे निकालते हो, फिक्स कॉस्ट पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट और पीबी रेशियो का आपका रिलेशन होता है बीईपी के केस में इन वैल्यू। अब क्वेश्चंस में देखो, बेसिकली पूछा क्या जाता है ना, कभी कभी पीबी रेशियो आपसे पूछा जाएगा और आपको फिक्स्ड कॉस्ट और बीईपी दे दिया जाएगा, आपको कंट्रीब्यूशन और सब कुछ सेल्स वेल्स की वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो इस केस में यही फॉर्मूला चेंज होकर आपका क्या बन जाएगा, पीबी रेशियो बराबर बन जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई बीईपी इन वैल्यू। ठीक है ना, दो चीज़ें आपके पास। तो ये फॉर्मूले को ही इधर उधर करके इसके 10 फॉर्मूले आपको दिखा दिए जाएंगे। अलग अलग जो टीचर्स हैं वो ऐसे बताते हैं याद करने को, रटने को, बट एक फॉर्मूला याद कर लो, उससे सारे फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। चाहे आप इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, इसको यहाँ शिफ्ट करो, कैसे भी घुमा लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो ये आपका बेसिक सा ये था। लास्ट का आपका याद, ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बीईपी निकालेंगे तो ये सिंपल बीईपी नहीं है, इसके अंदर आपको पर यूनिट की कॉस्ट ऊपर रख के नीचे कैपेसिटी को रखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास निकल के आ जाएगी 50%। नेक्स्ट फिर न्यूमेरिकल है, फॉर ए गिवन प्रोडक्ट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 15, द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड इज 35,000, द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे देखिए एक MOS होता है इसका, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे हम अपने बिजनेस के लिए एक तरह से सेफ होते हैं। ठीक है ना, एक लेवल ऑफ आउट प्रोडक्शन होता है, जिसके लेवल ऑफ सेल होती है, जिसके यहाँ पे हम अपने आप को सेफ यहाँ पे मानते हैं। तो इसका फॉर्मूला आपका बेसिकली MOS का जो फॉर्मूला होता है वो बनता है आपका पीबी रेशियो से ही, ये भी बनता है। पीबी रेशियो इक्वल टू होता है आपका एक तरह से प्रॉफिट डिवाइडेड बाई MOS, ये आपका यहाँ पे होता है। और MOS जब कैलकुलेट करना है, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए यहाँ, तो ये फॉर्मूला रिवाइज होकर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीबी रेशियो, MOS का फॉर्मूला बन गया। तो इसी को कैलकुलेशन यहाँ पे की गई है। इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले पीबी रेशियो निकाल लीजिए। पीबी रेशियो के लिए वही करना है, S - BC इक्वल टू C। कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आया, यहाँ पे देखिए निकाल रखा है, ये आपका है कंट्रीब्यूशन की वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे 1,75,000 आपकी कंट्रीब्यूशन की वैल्यू है, ये आपने पुट कर दी। सेल्स की वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन दी गई है, 5,25,000 के नीचे रख ली, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 33.33 आपकी आ गई पीबी रेशियो। अब MOS आपको निकालना है, तो सिंपल सा आप प्रॉफिट ऊपर रखिए, नीचे पीबी रेशियो को रखिए। प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है 25,000 का, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने सबसे पहले ही आपको बताया हुआ था, जिस समय मैं आपको ये करवा रहा था। उसमें सेल्स में से आप क्या करते हो, वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करोगे, कंट्रीब्यूशन तक आप पहुँच गए हैं, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट भी क्वेश्चन में दी गई है। तो कंट्रीब्यूशन में जब फिक्स्ड कॉस्ट को घटाते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो ये हमारा फंडा होता है प्रॉफिट निकालने का। यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे ये पर यूनिट कॉस्ट दी गई है, और ये आपका 35,000 की अमाउंट भी यहाँ पे दी गई है, सेल्स की वैल्यू। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर B आपका इसका सही बनेगा, 75,000 अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्टिंग मेथड इन विच फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एडेड टू इन्वेंट्री इज। यहाँ पे बोला गया है ऐसी कौन सी मेथड है कॉस्टिंग की जिसके अंदर फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया जाता है इन्वेंट्री के अंदर।
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग या ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखिए ये ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पार्ट होता है, क्योंकि बेसिकली ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहती है कि इसके अंदर आप सभी जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खर्चे हैं उनको यहाँ पे ऐड ऑन कर देते हैं। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आपके क्या है, इनडायरेक्ट खर्चे हैं, क्योंकि ये आपके बेसिकली डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। और वहीं बात करें तो आपके इन्वेंट्री जो है आपकी डायरेक्टली क्या है उससे रिलेटेड है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग का पार्ट ये बनती हैं। ठीक, ऑब्जर्व कर लेती हैं सारी कॉस्ट को। सो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने आपको देख देख के, एक एक कॉन्सेप्ट को देख के मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे बनाए हुए हैं, जिसमें काफ़ी टाइम भी लग गया, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। जो पीबी रेशियो है, बीईपी है, एमओएस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर। तो आई होप कि आपने इसमें कुछ नया सीखा होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन नहीं आपके हैं कि रट रटाए हैं, कुछ नई कॉन्सेप्ट आपने सीखे, कुछ नई चीज़ें आपने सीखी जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो डे बाय डे यहाँ पे बढ़ रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।